नमस्कार, आज है 17 अप्रैल, दिन सोमवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। अतीक अशरफ की हत्या की जांच में जुटी 2 एसआईटीज, पहली डीजीपी आर के विश्वकर्मा की, दूसरी एसआईटी प्रयागराज कमिश्नर ने बनाई। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद सीएम योगी के घर बैठकों का दौर, सुरक्षा व्यवस्था पर डीजीपी मुख्य गृह सचिव के साथ हुई सीएम की बैठक, मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम रद्द। कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार, कर्नाटक में हुबली सेंट्रल की सीट कटने से थे नाराज। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिलाई सदस्यता। बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ी पानी पीने की अहमियत, लेकिन क्या आप सही पानी पी रहे हैं? इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या आपका पानी सही पानी है और क्या आपके पानी में है इलेक्ट्रोलाइट्स? बाजार की लगातार 9 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स में 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट, तो निफ्टी भी 121 अंक टूटा। मुंबई के बीकेसी में कल से ग्राहकों के लिए खुलेगा एप्पल का पहला रिटेल स्टोर। करीब 20,000 स्क्वायर फीट में फैला है स्टोर। एक छत के नीचे एप्पल के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। हेडलाइंस के बाद पूरे दिन भर की दूसरी कहानियां टॉप न्यूज में। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड में हैं। सीएम योगी के घर बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी लगातार यूपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी ने यूपी के डीजीपी और मुख्य गृह सचिव के साथ बैठक की है। सीएम योगी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। अतीक हत्याकांड के बाद सुरक्षा वजहों से यह फैसला लिया गया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा यूपी और यूपी के बाहर और बढ़ाई जाएगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी छोड़ चुके कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। सुबह वो बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। टिकट नहीं मिलने पर 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। शेट्टार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदस्यता दिलाई। शेट्टार ने कहा कि वो पूरे मन से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को उनको बुलाया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अभिषेक से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी। तब तक जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ नहीं कर पाएंगी। 29 मार्च को अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि एजेंसियों की कस्टडी में लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो घोटाले में उनका नाम ले। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलीट क्लास की है। इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। सरकार ने कहा कि इस पर फैसला करना संसद का काम है। कोर्ट को इस फैसले से दूर रहना चाहिए। केंद्र ने कहा कि सभी धर्मों में विवाह का एक सामाजिक महत्व है। हिंदू में विवाह को संस्कार माना गया है, यहां तक कि इस्लाम में भी। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की परमिशन मांग रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई की। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं, उसमें फैसला करें ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वुजू के लिए सुविधा दी जा सके। याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी। इसमें कहा गया है कि मस्जिद के अंदर बने वजू खाने को खोल दिया जाए, जिससे शिवलिंग बताकर सील बंद कर दिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत देखने को मिली है। लगातार 4 दिनों से भारत में हर रोज कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। 4 दिन बाद आज कोरोना के 10,000 से कम यानी कि 9,111 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस बढ़कर 60,313 है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में इन राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन की ओर से सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
नए आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव केसेस 0.13%, रिकवरी रेट 98.68%, संक्रमण दर 8.40% रहे हैं। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 12 अप्रैल को 4 जवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आज आरोपी गरर देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि जिन जवानों पर उसने गोलियां चलाई वो उसका शारीरिक शोषण करते थे। इस घटना के बाद देसाई ने अफसरों को गुमराह भी किया। देसाई ने कहा कि उसने कुछ संदिग्ध लोग देखे जो जंगल की तरफ भागे। बठिंडा एसएसपी गुलनीत सिंह ने बताया कि आरोपी एलएमजी राइफल के 8 कारतूस, इंसास राइफल के एक 20 कारतूस और मैगजीन चोरी की। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर अपनी नीति बदलकर सबको हैरान कर दिया है। अब तक मुआवजे के लिए सीधे तौर पर इनकार करने वाली सीएम नीतीश की सरकार ने ये फैसला लिया है। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। और सीएम ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है उनके परिवार को लिखित में देना होगा कि वो राज्य में शराबबंदी के पक्ष में है और वो शराब पीने के खिलाफ है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में देश के 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान बिहार, रंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में लू के हालात बने रहने की आशंका है। विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में मंगलवार तक भीषण लू का प्रकोप रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में अगले 4-5 दिन गर्मी झुलसाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के 116 मंडलों में लू की चेतावनी दे चुका है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सारे स्कूल कॉलेजेस शनिवार तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आईएमडी ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में ताजा बारिश की भविष्यवाणी भी की है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, इंसान को पानी की अहमियत समझ में आ रही है। मुंबई के पास एक सभा में धूप में देर तक बैठे रहने से कई लोगों की दुखद मौत हो गई। कई लोग अस्पताल में अब भी भर्ती हैं। देश के दूसरे कोनों में भी लू की खबरें हैं। ज्यादा गर्मी से बचने का सबसे बड़ा उपाय दिया जाता है हाइड्रेट रहने का, यानी पानी पीते रहने का उपाय। लेकिन कौन सा पानी पीना है, लोगों को इसके बारे में शायद कम ही जानकारी रहती है। सही सुन रहे हैं आप, कौन सा पानी पीना है, इस बात की जानकारी। दरअसल हम शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो काफी नहीं होता, क्योंकि गर्मी के कारण हमारे शरीर से पानी के साथ साथ जरूरी तत्व यानी कि सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। और जब हम इन तत्वों से रहित सिर्फ पानी पीते हैं, सादा पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बावजूद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी बनी रहती है। नतीजा, पानी पीने के बावजूद शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि साफ पानी का जो स्रोत हमारे घरों में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है आरओ। लेकिन आरओ के पानी को सबसे बेहतर समझना शायद पूरी तरह से सही नहीं हो, क्योंकि पानी को ज्यादा शुद्ध करने के चक्कर में जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पानी से बाहर कर दिया जाता है, जो आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स। जिन पानियों में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वही असली पानी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जरा आपको यह भी समझाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स मूल रूप से पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज से बना हुआ होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पानी के अलावा भोजन और तरल पदार्थों से भी ये मिलता है। अब ये भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों हैं। दरअसल ये शरीर में पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाने का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो कैरियर्स हैं जो आपके बाकी जो पोषक तत्व हैं उनको कोशिकाओं तक ले जाते हैं। और यही नहीं, कोशिकाओं से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम भी यही करते हैं। डैमेज जो टिश्यू होते हैं उनको सही करने में भी इलेक्ट्रोलाइट काफी मददगार होते हैं। तो बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम है ये शरीर के भीतर। शरीर के पीएच लेवल को संतुलित करना, नसों को, मांसपेशियों को, हृदय को, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को रेगुलेट करना, इन सब में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में पानी मिले तो स्किन में चमक भी आती है।
आप शरीर में एनर्जी महसूस करते हैं। शरीर में पानी की मात्रा के बारे में बात करें तो एक पुरुष के वजन के हिसाब से पानी की मात्रा 65% होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के वजन के हिसाब से पानी की मात्रा 60% होनी जरूरी है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड्स सभी इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में पाए जाते हैं, लेकिन यह पानी प्राकृतिक झरनों और पहाड़ के पानी में प्रचुर मात्रा में होता है। शुद्ध पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन यह शुद्ध पानी जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है वो जो आरओ से हम लोग शुद्ध करते हैं, कहां उसके बारे में यह जाता है कि उसमें जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स संभवतः नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कमी, अगर ज्यादा भी हो जाए, कम हो जाए, तो उसके लिए भी बैलेंस होने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा भी आपको हानि दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सोडियम हाइपोनेट्रेमिया का कारण बन सकता है और बहुत ज्यादा पोटेशियम हाइपरक्लेमिया का कारण बन सकता है। इससे किडनी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। WHO के मुताबिक शहरों की ज्यादातर आबादी आरओ का पानी ही पीती है, लेकिन आरओ का पानी कम जोखिम भरा नहीं है। वैज्ञानिक रूप से यह भी साबित हो चुका है कि रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित तकनीक से पानी को शुद्ध करने में पानी में मौजूद कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इससे जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, नवजातों के विकास में कई कमियां हो सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल एक तरह से सही है कि आरओ पानी को शुद्ध करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। आरओ से पानी शुद्ध होता है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन कभी कभी आवश्यक कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी से छान लेता है और ये थोड़ा सा इसकी एक डार्कर साइड है। और अगर ये ज्यादा कमी हो जाए इनकी, तो इसका मानव शरीर और दूसरे अंगों पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। आरओ पानी पीने के 1 महीने के अंदर ही इसका प्रभाव भी दिखने लगता है। कुछ स्टडीज जो हुई हैं, आरओ का पानी पीने से शरीर में घुले इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स खून में घुले मिनरल्स होते हैं और उनकी बदौलत जो हमने बताया कि किस किस तरह का ये काम करते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट्स की कहानी क्या है? क्या आरओ का पानी पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को छांट देता है? क्या इसमें वाकई में सच्चाई है? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज तो ऐसा कहती हैं, मोटा मोटा यही समझ में आता है। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर हर कोई आरओ का पानी क्यों पी रहा है? और दूसरी बड़ी बात है कि सादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी में दरअसल बुनियादी अंतर क्या है, इसी बात को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, समझेंगे उनसे कि क्या क्या इसके फायदे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त वाटर के, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी हम नहीं पी रहे हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर फराह इंगले, डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वसई से। डॉक्टर फराह, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, सबसे पहले तो एक सादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी, इसमें क्या अंतर है? और जो कहा जाता है कि हाइड्रेट रहिए, लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते भी हैं, तो सादा पानी पीना क्या पूरा हाइड्रेशन नहीं है? सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करूंगी, आप मुझे यहाँ इनवाइट किए अपने प्रोग्राम में। वेलकम मैम। अब ये जरूरी है कि हमें जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। अगर आप देखा जाए तो अपने वेट के हिसाब से पानी का इंटेक होना चाहिए। अगर वेट 60 केजी है और आप अगर पुरुष है तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। और अगर आप एक लेडी है, स्त्री है, आपका वेट अराउंड 55-60 है, तो आपको कम से कम 2.5 से 2.25-3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब कौन सा पानी पीना है? आजकल सब लोग प्यूरिफाइड वाटर या फिर आरओ का जो पानी रहता है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली शहरों में। अब प्रॉब्लम ये रहता है कि जो पानी नेचुरल स्प्रिंग वाटर है या झरने से हम अब डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, उस पानी में न सिर्फ के वॉल्यूम रहता है, बट उसमें जो इसेंशियल मिनरल्स रहते हैं या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, वो सब रहते हैं अगर आपने सोर्स से पानी कलेक्ट किया है। अभी मार्केट में बहुत सारे बॉटल्स मिलते हैं, मिनरल वाटर्स मिलते हैं, स्प्रिंग वाटर के बॉटल्स मिलते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग वाटर के बॉटल्स रहते हैं, बॉटल वाटर, एक्चुअली वो कंप्लीट स्प्रिंग वाटर नहीं रहता है। ऐसा कहते हैं कि उसमें 55% स्प्रिंग वाटर रहता है, बट बाकी का जो रहता है वो सादा पानी रहता है। स्प्रिंग वाटर जो नेचुरल रहता है उसमें भरपूर मात्रा रहती है इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। जब हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं आरओ से,
यानी रिवर्स ऑस्मोसिस से, उसमें पानी से जो टॉक्सिक मेटल्स रहते हैं और जो केमिकल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। पानी अच्छी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है, पानी पीने के काबिल हो जाता है, लेकिन उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूर है, वो भी निकल जाते हैं। तो अगर आपको उतने सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते हैं, तो आगे जाके अगर लगातार आप आरओ का पानी पीते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती है, हो इंपॉर्टेंट। जाती है यस मैम। टिपिकली, बिकॉज उसमें नहीं रहते उतने हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला मैम। अब मैं इसी पर सवाल पे आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की धारणा पाले हुए हैं कि आरओ का पानी तो बहुत सेफ है, फिर एक बार अचानक से थ्योरी आ जाती है, लोग उस पर यकीन नहीं कर पाते कि आरओ के पानी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये किसी के शरीर में कमी हो रही है, तो कौन कौन से एज ग्रुप ऐसे हैं मैम जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? किसी घर में अगर लगातार आरओ का पानी पिया जा रहा है, तो कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? वैसा देखें तो आप सभी एज ग्रुप प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों में अगर स्पेशली समझो वॉमिटिंग हुई है, लूज मोशंस हो रहे हैं, जिसके वजह से उनके शरीर से न सिर्फ वॉल्यूम जाता है बट इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है। और जब आप उन्हें हाइड्रेट करने के लिए पानी देते हैं, बिकॉज अगर डिहाइड्रेशन है तो हमें पानी रिप्लेस करना पड़ता है, और जब ऐसा पानी आप देंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है और जिन्हें वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस के कारण ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या लॉस हो रहा है, तो उनमें अगर ये पानी देंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर सोडियम, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स यानी सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब पानी में नॉर्मली पाए जाते हैं जो प्यूरिफाई करने की वजह से निकल जाते हैं। तो अगर सोडियम की अगर कमी होती है, उसे हम हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, जिसके वजह से अगर सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, अगर 125 के नीचे होता है डिहाइड्रेशन के वजह से और जो इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी है वो ना मिलने की वजह से, तो पेशेंट ड्राउजी हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ करता है, मसल क्रैम्प्स आते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा सोडियम कम होता है तो इवन बच्चों में स्पेशली और बड़ों में भी सीजर्स हो सकते हैं, यानी झटके आ सकते हैं, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, जी, और बहुत ज्यादा लो होने की वजह से इवन बेहोश भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली अगर मैम। पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम भी कम होता है अगर, तो वो भी आपके हार्ट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकता है। ओके मैम। हार्ट में जी, आपको एरिथमियाज हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। यानी कि जी हाँ, जी हाँ। यानी कि कभी-कभी धड़कन बढ़ जाना और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इरेगुलर उसकी हो वजह से जाना, होता है। जी हाँ, जी अगर हाँ। डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज जी, पोटेशियम जरूरी है इंटेस्टिनल मूवमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। अगर पोटेशियम कम हो जाता है तो इंटेस्टिनल मोटिलिटी या स्टमक के जो बॉवल साउंड्स है वो हमारे कम हो जाते हैं, जिसके वजह से फिर पेट आपका फूल जाता है, जी। मोशन पास नहीं करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, ऑलराइट मैम। उसको पैरालिटिक आइलियस कहते हैं। जी। ये भी अच्छा होता है मैम, अगर एक चीज़ हमने देखी पोटेशियम। है, यस मैम। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा है मैम कि साफ पानी पीने की प्रवृत्ति के लिए तो मतलब हर स्तर पर लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि भाई आप साफ पानी पीजिए। खास तौर से उन इलाकों में जहाँ बोरिंग वाटर आता है, जहाँ का कंटामिनेटेड वाटर आता है, वहाँ पे तो कहा ही जाता है कि आप आरओ वाटर पीजिए। और शहरों में भी कहा जाता है क्योंकि साफ पानी की उपलब्धता नहीं है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर आसपास नहीं है, तो इसलिए उनको भी कहा जाता है कि आप आरओ युक्त वाटर पीजिए। तो ऐसे में आरओ घर में लगा हो और इलेक्ट्रोलाइट्स इनटेक भी हो जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस आरओ के पानी में कुछ अलग से करें या अलग से इलेक्ट्रोलाइट इनटेक लें? तो क्या हाइजीन होना चाहिए पानी पीने का मैम? नहीं, अभी क्या है, फिल्टर्ड वाटर या प्यूरिफाइड वाटर जरूरी है, बिकॉज अगर आपने प्यूरिफाई नहीं किया है तो उसमें आपके बॉडी में केमिकल्स, टॉक्सिन्स जा सकते हैं जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अगर आरओ प्यूरिफाइड वाटर है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जरूर रहती है, उसको आप रिप्लेस कर सकते कोई और दूसरे तरीके से। जैसे कि आप नारियल पानी पी सकते हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर रहती है। दूसरे सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप लाइम है, लेमन है, ऑरेंजेस है, जिसमें विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम भी काफी मात्रा में रहता है। ओके। अब सोडियम के लिए आप चाहिए तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, जिससे आपको सोडियम का जो जरूरी इंटेक है वो मिल जाएगा। आप सोडियम के साथ में क्लोराइड भी आपको मिलता है। मैग्नीशियम के लिए आप मैग्नीशियम रिच फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपको उस पानी से नहीं मिलता है तो आपको कोई और तरीके से रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे फ्रूट जूसेस, नारियल पानी या कुछ
फूड आइटम्स जिसमें ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल। ओके मैम, एक मैम जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ रही है, अब ऐसे में एक आम आदमी जो कि नौकरी पेशा आदमी है, उसको ऑफिस जाना है, थोड़ा बीच में वो अपनी फैमिली को लेकर घूमने भी निकलता है, शादियां भी अटेंड करता है, और इस गर्मी में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं पानी की कमी को लेकर और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को लेकर, जो आज हमें समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी दोनों बुनियादी अंतर है। तो क्या आप सजेशन देंगी, ऐसे लोगों को सलाह देंगी कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी हो जाए और पानी का भी उनको इनटेक प्रॉपर मिले, तो क्या करना चाहिए? तो आप जब घर से निकलते हो तो तब आप पानी के बॉटल्स कैरी कर सकते हैं साथ में। उस पानी में आप चाहिए तो इलेक्ट्रोल पाउडर आता है वो मिक्स कर सकते हैं, या थोड़ा नींबू और उसके साथ में नमक और थोड़ा सा शक्कर भी, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो वो मिक्स कर सकते हैं। तो उसके वजह से उसका टेस्ट भी सुधर जाएगा, आपको पानी का वॉल्यूम भी मिल जाएगा और आपको इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा धूप है, जब बाहर निकलते हैं आप तो साथ में पसीना भी काफी आता है, जिसके वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। हमारे बॉडी में से यूरिन के थ्रू, लूज मोशंस के थ्रू, पसीने के थ्रू हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं। और अगर वो पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो आपको ध्यान रख के कोई ऐसे चीज का सेवन करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज्यादा हो। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पानी की बोतल, एक तो बाहर का पानी का कोई भरोसा नहीं कि कितना प्योर है कितना नहीं है, तो घर से आप अपना आरओ का या कोई भी और प्यूरिफाइड पानी लेके जा सकते। उसमें आप थोड़ा नींबू डाल लो, शक्कर डाल लो, नमक डाल लो, वो आपके लिए कंप्लीट होलसम इनटेक हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वॉल्यूम का। जी, ये आप साथ में कैरी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। मैम, एक पानी को लेकर एक सवाल था, बहुत कई लोग पूछते हैं अक्सर कि टीडीएस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सेफ मात्रा क्या है? पानी का क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं? यस मैम, जो टीडीएस जो पैमाना होता है। वाटर, यस। एक्चुअली वही, अगर आप 60 kg की वेट है और आप मेल है या पुरुष है तो आप 3 से 3.5 लीटर तक का पानी डेली कंज्यूम कर सकते हैं। और लेडीज में, क्योंकि लेडीज में थोड़ी फैट की मात्रा ज्यादा रहती है और मेल्स में फैट की मात्रा थोड़ी कम रहती है, और अगर पुरुष है तो ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हैं जिसके वजह से ज्यादा पसीना वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा इनटेक हम ज्यादा देते हैं। और लेडीज में 2.2 से 2.7 लीटर पानी दिन भर में आप कंज्यूम करना चाहिए। कम रहा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा भी होगा और सादा पानी रहेगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, फिर आप ज्यादा पानी पिएंगे उतना आपको यूरिन होगा और यूरिन में से अपने बॉडी के भी इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं रहता है बॉडी के लिए। तो आपको, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप फेलियर, हार्ट फेलियर नहीं है या किडनी फेलियर नहीं है, आपको यूरिन नॉर्मल हो रहा है, तो 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर तक का पानी आप दिन भर में पी सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। बहरहाल, एक आखिरी सवाल मेरा है मैम, जो लोग बार बार, कई लोग इस बात पे भी डरते हैं कि अगर बार बार उन्होंने इलेक्ट्रॉल युक्त पानी पिया तो कई बार कोमॉर्बिड्स जो होते हैं उनको परेशानी हो जाती है, मसलन जिनको हाई बीपी है और डायबिटीज है, वो थोड़ा डरते हैं, तो उनके लिए सेफ है मैम? ये भी सही है कि कोई किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, जिन लोगों में ऑलरेडी क्रिएटिनिन के साथ साथ पोटेशियम लेवल भी ज्यादा रहता है, और पोटेशियम ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है, जैसा पोटेशियम कम होता है तो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वैसा पोटेशियम ज्यादा होने से भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन लोग में भी पोटेशियम का ज्यादा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए और साथ में सोडियम का भी नहीं होना चाहिए। अगर सोडियम का इंटेक भी बहुत ज्यादा हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको दूसरा कोई डायबिटीज है या दूसरा कोई प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, अब जहां तक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात है तो हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम अगर है आपको, तो आपने मात्रा सही रखना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन की। तो बहुत ज्यादा आप ऐड ना करें, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहता है। मैम, कोई पैमाना है? अगर मसलन जैसे हेल्दी जो ड्रिंकिंग जो हैबिट जो आप लोग कहते हैं, अगर माना 4 लीटर कोई पी रहा है एक दिन में, तो उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट, कितना लीटर इलेक्ट्रोलाइट युक्त पी सकता है आदमी? नहीं, नॉर्मल सोडियम जो रहता है वो 135 से 145 तक रहता है। तो डेली कंजम्पशन, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको 10 ग्राम तक का सॉल्ट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो 2 से 3 ग्राम के ऊपर नमक आपने नहीं लेना चाहिए।
तो उसके हिसाब से आप पानी में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका फिल्टर्ड वाटर है, आप बाहर जा रहे हैं, आपको स्वेटिंग वगैरह होती है ज्यादा, तो आप थोड़ा कम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अगर नहीं है तो आप 10 ग्राम तक का सॉल्ट दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं। उतनी क्वांटिटी दिन भर के लिए है। ऑल राइट मैम, ऑल राइट। तो यानी कि आप अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ को चेक कर लीजिए, अपनी जो सेहत है उसकी जांच करवा लीजिए, और फिर पानी में आपको कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए कितना नहीं चाहिए वो आपको देखना है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आरओ वाटर को आप पूरी तरह से सेहतमंद ना समझें। वो साफ पानी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जो पोषक तत्व वो मिस कर रहा है या निकाल दे रहा है उनका आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, और ख़ासतौर से उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो बहुत ही आवश्यक है। और उनको कैसे लेना है, उसका बैलेंस कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, वो डॉक्टर फराह इंगले ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा हम चर्चा कर ही रहे थे, मुंबई नहीं पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में सूरज आग उगल रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, और कहा यह जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, मई और जून की गर्मी भी हमें देखनी है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही हमें हीट वेव और लू से बचा सकती है। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नवी मुंबई में 13 लोगों की मौत ने गर्मी को लेकर सबको चौकन्ना कर दिया है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अधिकतर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। राजस्थान के चुरू में तापमान 43 डिग्री को छू चुका है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रहा है। मई और जून के महीने में गर्मी और भी ज्यादा पड़ती है और पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार भी चला जाता है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव यानी लू के कारण घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। गर्मी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हीट स्ट्रोक यानी लू लगने से होता है। लू लगने पर व्यक्ति का शरीर बुखार से तपने लगता है। शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। त्वचा सूखने लगती है, पल्स तेज चलने लगती है, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, जी मिचलाना, भ्रम आदि लक्षण नजर आते हैं। लू लगना एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका इलाज हॉस्पिटल में कराना जरूरी हो जाता है। गर्मी से डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की समस्या बढ़ जाती है। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। शरीर ठीक से काम नहीं करता। इसके लक्षणों में प्यास लगना, मुंह सूखना, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान शामिल है। गंभीर मामलों में दौरे, लो ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि इससे मौत भी हो सकती है। हीट वेव यानी लू से बचने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने दे। खूब पानी और तरल पदार्थ पिएं। वाटरमेलन जैसे पानी वाले फल खाएं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने दें। इसकी जरा भी कमी महसूस हो तो तुरंत नमक और चीनी के साथ नींबू पानी पिएं। घर में इलेक्ट्रॉल रखें। घर के बाहर कॉटन के कपड़े पहने। धूप में आने पर चेहरा, बाजू सब ढका हुआ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी के मौसम में देर तक वर्कआउट से भी बचना चाहिए। अच्छा ये होगा कि 11 से 4 बजे के बीच धूप में ना निकलें। जिस तरह से सूरज आग उगल रहा है उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में गर्मी जान माल पर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। नवी मुंबई की घटना ने बता दिया है कि इस गर्मी में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी तलाश चल रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है। कई जगहों पर छापेमारी की खबरें हैं। पिछले 24 घंटे में कई बार शाइस्ता के सामने आने से लेकर सरेंडर करने के प्लान की खबरें आ चुकी हैं। थोड़ी देर पहले अतीक के वकील ने यह कह दिया कि उन्हें शाइस्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शाइस्ता परवीन की लोकेशन पर सस्पेंस कब खत्म होगा? माफिया अतीक अहमद खत्म, अशरफ अहमद भी साफ। अब यूपी पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सेफ हाउस ढूंढ रही है। शाइस्ता कल अपने पति और देवर के जनाजे में नहीं आई। 15 अप्रैल को शाइस्ता अपने बेटे असद को सुपुर्द खाक करने के वक्त भी नहीं पहुंची। कल प्रयागराज में जबरदस्त चर्चा थी कि शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा कब्रिस्तान पहुंच सकती हैं। ऐसी खबरों के आने के बाद कब्रिस्तान में जबरदस्त सिक्योरिटी थी। यूपी पुलिस के जवान और महिला पुलिस कर्मियों ने आईडी कार्ड की जांच करके लोगों को कब्रिस्तान में एंट्री दी। मकसद सिर्फ एक था कि शाइस्ता बचने न पाए, पर शाइस्ता की कोई खबर नहीं आई। बताया जा रहा है कि शाइस्ता इस वक्त अतीक के किसी करीबी के साथ है। उसे बचाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, पर उसकी लोकेशन अब तक सीक्रेट बनी हुई है। 2017 से अतीक अहमद जेल में था, यानी पिछले 6 सालों से शाइस्ता ही माफिया की कुर्सी संभाल रही थी।
अतीक के हर काले धंधे की राजदार अब शाइस्ता है। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई और तब से शाइस्ता फरार है। शाइस्ता पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोप है कि शूटरों ने शाइस्ता के इशारे पर ही गोली बम चलाकर उमेश पाल की हत्या की थी। अभी शाइस्ता का फरार रहना अतीक गैंग के लिए फायदे का सौदा है। प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई और देश के कई शहरों में अतीक ने करोड़ों की संपत्ति जुटाई थी। इस वक्त शाइस्ता ही उन संपत्तियों की वारिस है। बाकी परिवार सलाखों के पीछे है। शाइस्ता के 2 बेटे जेल में हैं और 2 नाबालिग बेटे जुवेनाइल होम में हैं। अब ये भी संभव है कि शाइस्ता किसी कोर्ट में सरेंडर करे, पर अभी किसी कोर्ट में अर्जी नहीं डाली गई है। एक बात तय है कि अतीक ने शाइस्ता को अपना पॉलिटिकल उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी काफी पहले शुरू की थी। सितंबर 2021 में शाइस्ता ने एक भाषण दिया था। इसमें शाइस्ता ने अतीक का लेटर पढ़कर जनता से सपोर्ट मांगा था। शाइस्ता परवीन का ये पुराना बयान वायरल है। उत्तर प्रदेश में अतीक गैंग के सेफ हाउस की तलाश हो रही है और शाइस्ता पर सस्पेंस किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी, मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब कुछ रूटीन से हटकर दूसरी खबरों का रुख कर। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर खुलने जा रहा है। इस रिटेल स्टोर पर ग्राहक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे, साथ ही स्टोर में प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस भी ले सकेंगे। तो एप्पल के पहले रिटेल स्टोर में और क्या है खास, इसका जायजा लिया जी बिजनेस संवाददाता एकता सूरी ने। प्रोडक्ट लवर्स के लिए, iOS लवर्स के लिए, टेक के दीवानों के लिए 17 अप्रैल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 17 अप्रैल को खुला है भारत में पहला एप्पल का रिटेल स्टोर, जो कि है मुंबई के BKC में। ये स्टोर डबल स्टोरी है और यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं जो आपको ऑथराइज एप्पल रीसेलर स्टोर्स में नहीं मिलते। सबसे पहले तो एक ही छत के नीचे आपको सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। जो नए लॉन्चेस हैं सब होंगे, हर एक कलर में अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एप्पल के रीसेलर स्टोर्स में जब लोग जाते हैं तो मनपसंद कलर अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि कभी कभी कुछ स्टोर्स एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करते हैं। डबल स्टोरी ये स्टोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लीक, बहुत ही एलिगेंट है। आपने बस ऐसे हाथ घुमाया और टेबल से आपको स्विच पॉइंट दिखेंगे। दूसरे यहाँ पर सबको आपको अलग चीज जो देखने को मिलेगी वो होगी टुडे एट एप्पल। ये एक ऐसी सीरीज होंगी, ऐसी क्लासेस होंगी जो कि फ्री होंगी। यहाँ पर एप्पल के जो टेक टीम है आपको ये सिखाएगी कि आप कैसे उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप फोटोग्राफर हैं, तो कैसे किसी और गैजेट की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट से आप अपने कैसे टैलेंट को उभार सकते हैं। 18 अप्रैल से ये स्टोर कस्टमर्स के लिए खुलने वाला है। वॉक इन कीजिए, अपने फेवरेट एप्पल के प्रोडक्ट को आप एक्सपीरियंस कीजिए, फील कीजिए, यहाँ की टेक टीम से समझिए। तो चलिए, ये स्टोर एक बहुत बड़ी बात बताता है कि एप्पल के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और जितना भी ये रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, कंपनी उसको डेवलप करना चाहती है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। रिटेल महंगाई दर में गिरावट के बाद अब थोक महंगाई दर में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। मार्च में होलसेल महंगाई दर घटकर 1.34% पर आ गई है। ये 29 महीने का निचला स्तर है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% थी। गेहूं, दालें और फ्यूल जैसी चीजों के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई है। अक्टूबर 2020 में ये 1.31% पर थी। ये लगातार 10वां महीना है जब होलसेल महंगाई गिरी है। फरवरी में खाने के सामान की थोक महंगाई दर 2.76% थी। ये मार्च 2.32% पर आ गई है। मार्च में WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है।
चलिए अब बात करते हैं बाजार की। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार पर दबाव देखने को मिला। बाजार की लगातार 9 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 520 अंक टूटकर 59,900 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी 121 अंक गिरकर 17,700 के पास आकर बंद हुआ। लेकिन आज बैंक शेयरों ने फिर कमाल किया। न सिर्फ गिरावट से उभरे बल्कि निफ्टी बैंक 130 अंक चढ़कर 42,260 के पार बंद हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी, जो बताएंगे दिन भर का एक्शन। देखिए, दिग्गज कंपनियों की तरफ से कमजोर नतीजों के बाद खासतौर पर अगर आप देखें तो इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक, इसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स में आपको दबाव देखने को मिला। निफ्टी में करीब 120 अंकों की गिरावट आपको क्लोजिंग के समय देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी भी टुवर्ड्स द क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक जहाँ पर अगर आप देखें तो सुबह से एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ थी। बैंक्स में अगर आप देखें तो खरीदारी का रुझान आपको देखने को मिला। 130 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो भारी भरकम नेस्ले यहाँ पर देखिए 4% की तेजी के साथ ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा देखने को मिला। वायदा बाजार के कारोबारी यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। पावर ग्रिड में करीब 3% की तेजी आपको नजर आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% चला। साथ में अगर आप देखें तो कोल इंडिया यहाँ पर भी 2% के मूव्स आपको देखने को मिले। लेकिन गिरने वालों की बात की जाए तो इन्फोसिस जहाँ पर दिन के दौरान 10% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली और टुवर्ड्स द क्लोजिंग अगर आप देखें तो 9%, यानी थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर रही। टेक महिंद्रा 5% डबल डाउनग्रेड यहाँ पर देखने को मिले। HCL टेक और LNT यहाँ पर भी आपको गिरावट का रुझान देखने को मिला। बाकी पूरा IT स्टॉक, क्योंकि नतीजे काफी कमजोर आ रहे हैं, गाइडेंस कट की जा रही है, इसका असर देखने को मिला। आप LTI, माइंट्री, सोनाटा सॉफ्टवेयर, परसिस्टेंस, कोफोर्ज सभी स्टॉक्स को देखें तो करीब 4 से लेकर 6% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली PSU बैंक्स में। आप पंजाब एंड सिंध बैंक को देखिए 14.5% की तेजी यहाँ पर रही। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 4 से लेकर 8% की तेजी यहाँ पर रही। पोकरना में 20% का इजाफा देखने को मिला। HLE ग्लासकोट यहाँ पर 16% की तेजी। आरती फार्मा 15.5% का उछाल रहा। इथॉस लिमिटेड, जिसके मैनेजमेंट से भी हमने बात की थी, 14% की तेजी यहाँ पर भी आपको नजर आई। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो हाइकल देखिए 5% की गिरावट। कोस्टल को आप एक तरफा बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला। आर्चियन केमिकल 6% लुढ़का और मेडिको रेमेडीज यहाँ पर भी देखें तो करीब 8% की गिरावट रही। TCS और इन्फोसिस के निराशाजनक नतीजों के बाद अब आगे दूसरी IT कंपनियों से कैसी हैं उम्मीदें, ये भी जान लेते हैं कुशल से। जी, तो जैसा कि हमने देखा कि TCS और इन्फोसिस के नंबर्स अब आ चुके हैं चौथी तिमाही के। नंबर्स अनुमान से कमज़ोर साइड पर ही आते हुए नजर आए। इनफैक्ट इन्फोसिस के तो काफ़ी ख़राब नंबर्स आए, जिसका रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइस पर भी आता हुआ नजर आया। अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाली जितनी भी IT कंपनियां हैं उनके किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि TCS और इन्फोसिस ने जिस तरह से इंडिकेट किया है कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में कंसर्न्स इनके लगातार बने हुए हैं। क्लाइंट्स की तरफ से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे इनफैक्ट प्रोजेक्ट पार्ट्स यहाँ पर रैम्प डाउन किए जा रहे हैं, वहाँ पर डेफरल्स हो रहे हैं। तो मूड माहौल तो ख़राब है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में। और जाहिर सी बात है कि जिन भी IT कंपनियों का, चाहे वो फ्रंटलाइन IT काउंटर्स हो या फिर मिड कैप IT कंपनी, उन पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अर्निंग्स के लिहाज से मैं आपको बता दूं, HCL टेक की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा करीबन 130 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं चौथी तिमाही में। और ज़्यादातर कंपनियों की भी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है या तो फ्लैट या फिर नेगेटिव साइड पर ही हमें देखने को मिलेगी। यही नहीं, LTI, माइंट्री और LTTS पर नज़र डालिए, इनकी जो कांस्टेंट करेंसी आई ग्रोथ है करीबन 1 से 2% की ही हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परसेंटेज सिस्टम और इन्फोसिस करीबन 3-3.5% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। जहां तक एम्फेसिस की बात है, यहां पर इन्फोसिस के जैसे ही करीबन 0.8% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में हम डिग्रोथ यानी कि गिरावट एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। अब आप बड़ी IT कंपनियों में आप US का एक्सपोजर देखेंगे तो LTI, माइंट्री का सबसे ज़्यादा करीबन 72% एक्सपोजर है। साथ ही HCL टेक, इन्फोसिस और विप्रो का भी देखिए तो 60% से ज़्यादा का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अमेरिका से ही आता है। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप IT कंपनियों के US एक्सपोजर में एम्फेसिस सबसे आगे। एक तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है और 82% यहाँ पर US एक्सपोजर इनका भी है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो नंबर्स हैं काफ़ी केयरफुली आपको देखना है कि यहाँ पर किस तरह की कमेंट्री आती है। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो तो मैंने आपको बताया ही है, बट लार्जली इस बारी ये जो चौथी तिमाही है काफ़ी धीमापन रहने वाला है इनके नंबर्स में। पर साथ साथ कमेंट्री आगे के लिए ये एक डिफाइनिंग एरिया होगा पूरे के पूरे IT स्पेस के लिए, तो इस पर आपको नजर रखनी है।
देश में जमकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। मार्च में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के आंकड़ों ने तो अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस पर और डिटेल लेते हैं कुशल से। जी, तो देश में क्रेडिट कार्ड्स खर्चों पर क्रेडिट कार्ड का जो खर्च है उसका रिकॉर्ड स्तर अब आता हुआ दिख रहा है, जहां पर मार्च महीने में आप देखिए तो ऑलमोस्ट 1.37 लाख करोड़ का यहां पर रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड स्पेंड होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले 13 महीनों से ये आंकड़ा 1 लाख के पार हर महीने आपको आते हुए दिखा है। मार्च में ई कॉमर्स से करीबन 63% यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुए हैं और अगर आप पॉइंट ऑफ सेल को देखें तो 37% का कंट्रीब्यूशन इनका भी रहा है। जहाँ तक FY23 की बात है तो कुल मिलाकर 14 लाख करोड़ से ज़्यादा के लगभग यहाँ पर आपको क्रेडिट स्पेंड होते हुए दिखे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 47% की ग्रोथ अब क्लॉक इन करते हुए दिख रहे हैं। FY22 और FY23 में जो कार्ड एडिशन है वहाँ पर 1.16 करोड़ यहाँ पर कार्ड FY23 में इशू हुए हैं, जबकि 1.11 करोड़ FY22 में इशू होते हुए दिखे हैं। बट लार्जर पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मंथ ऑन मंथ आधार पर भी होती हुई दिखी है, जिसमें एक्सिस बैंक 54%, ICICI बैंक 20%, HDFC बैंक 14% और SBI कार्ड्स यहाँ पर 11% की ग्रोथ भी आ रही है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि अक्रॉस द बोर्ड जो भी कंपनियां कार्ड इशू कर रही हैं वहाँ पर आपको एक ग्रोथ ट्रेंड नज़र आ रहा है और यहाँ पर लगातार क्रेडिट कार्ड से जो खर्च होते हैं उन पर अब बड़ा फोकस बन रहा है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक अच्छी नोट करने वाली बात है। और मार्च तिमाही में कैसा रह सकता है इंफ्रा कंपनियों का प्रदर्शन, बताने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष। देखिए, इंफ्रा कंपनीज के लिए चौथी तिमाही काफ़ी खास होती है क्योंकि ऑर्डर फ्लो इस तिमाही में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन चैलेंजेस होते हैं और इस बार माना जा रहा है कि ये जो पूरा इंफ्रा स्पेस है, कैपिटल गुड स्पेस है, इसके लिए चौथी तिमाही काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है क्योंकि इस बार ऑर्डर फ्लो के साथ एग्जीक्यूशन भी काफ़ी बढ़िया है, जिसका एक फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने को मिला। हमने देखा है कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जहाँ पर NHAI की तरफ से बड़ी मात्रा में अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं और कंपनी ने इसका पूरा लाभ भी उठाया है। इसके चलते माना जा रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर विंस के हिसाब से या टोटल ऑर्डर बुक में जो ग्रोथ आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखेंगे या तिमाही दर तिमाही कंपेयर करके देखेंगे, दोनों आधार पर जो है ऑर्डर बुक में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो L&T दिग्गज जो है जो कि तय करेगा कि यहाँ से कैपिटल गुड्स की क्या चाल होगी, इसके भी नतीजे जो है अच्छे खासे आने का अनुमान है क्योंकि आय में जो बताया जा रहा है कि 12 से 13% की ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है और आगे के जो टारगेट्स है वो भी काफ़ी बड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पूरा FY23 देखें और टोल कलेक्शन देखें तो इसमें 42% का बड़ा इजाफा आपको देखने को मिला है। करीब 54,144 करोड़ का टोल कलेक्शन FY23 में एकमात्र तरीके से आपको देखने को मिला। आपको सभी जो कैपिटल गुड्स हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज अपने रडार पर रखनी होगी। L&T, IRB इंफ्रा, PNC इंफ्रा, HG इंफ्रा और KNR कंस्ट्रक्शन, इन स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रखें। अमेरिका और फिलीपींस के संयुक्त युद्धाभ्यास ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका और फिलीपींस के 17 सैनिक फिलहाल साउथ चाइना सी में तैनात हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और फिलीपींस का ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास और ये साउथ चाइना सी यानी चीनी सीमा के बेहद करीब हो रहा है। इस ज्वाइंट अभ्यास का नाम बालिकतान दिया गया है, जिसका फिलीपीनी भाषा में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है। अमेरिका का घातक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इस युद्धाभ्यास में शामिल है और इलाके का जायजा ले रहा है। वहीं सैनिकों और भारी सामान को ले जाने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस ड्रिल का हिस्सा है। वहीं इस खास युद्धाभ्यास में अमेरिकी सैनिक इन दिनों फिलीपींस की सेना को होवित्जर तोप चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस युद्धाभ्यास ने चीन की धड़कनें पहले ही तेज कर रखी हैं। वहीं अब अमेरिका और फिलीपींस में एक नया समझौता भी हुआ है, जिसके तहत अमेरिकी सेना फिलीपींस में मिलिट्री कैंप लगा सकेगी। ऐसे में अब अमेरिका साउथ चाइना सी और ताइवान में जारी चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। इधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के विरोध में लोगों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रांस की मैक्रो सरकार बिल को पास कर चुकी है, लेकिन लोग अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस इन दिनों जंग का मैदान बनी हुई है। पेंशन सुधार बिल के विरोध में हजारों लोग फ्रांस की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ लोगों में इस कदर गुस्सा है कि जनता आगजनी करने पर उतर आई है।
हालात ऐसे हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस समय समय पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। पुलिस के इस रवैये ने लोगों का गुस्सा और भी बढ़ा दिया है और कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। दरअसल फ्रांस सरकार एक बिल लेकर आई है जिसके तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 हो जाएगी। फ्रांस की नेशनल असेंबली में सरकार ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करवा दिया है। वहीं अब फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने भी पेंशन आयु बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। बिल का विरोध करते हुए फ्रांस की विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। सूडान की राजधानी खार्तूम सहित बाकी इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सेना ने प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बलों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सत्ता के लिए हो रही खूनी संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली है। इस संघर्ष में एक भारतीय समेत कम से कम 97 लोगों की मौत हुई है। इसमें 3 संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता भी शामिल हैं। डॉक्टर्स के एक संगठन ने बताया कि हिंसा में कम से कम 670 लोग जख्मी हुए हैं। इस संघर्ष से लोकतंत्र बहाल करने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। राजधानी खार्तूम नजदीक के ओम दुरमन में रविवार को भीषण आग लड़ाई हो गई और इसमें बख्तरबंद वाहनों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अल्बामा राज्य के डेडविले में रविवार को फायरिंग के दौरान 6 नाबालिगों की मौत हो गई। हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर घायल भी नाबालिग हैं। घटना एक टीन एजर की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई। 6 नाबालिगों के शव मैदान में देखे गए। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। फॉक्स न्यूज ने एक चश्मदीद के हवाले से बताया कि डेडविले में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी खत्म होने को थी कि तभी किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 4 भी बताई गई है। हालांकि चश्मदीद का दावा है कि पुलिस ने 6 नाबालिगों के शव बरामद किए हैं। पाकिस्तान में एक चीनी शख्स को ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इंजीनियर के तौर पर काम करने वाला चीनी शख्स पाकिस्तानी स्टाफ से नमाज के लिए ब्रेक लेने और धीमा काम करने के लिए बहस कर रहा था। आरोप है कि इस दौरान उसने अल्लाह का अपमान किया। इलाके के बरसीन में एक बड़ी भीड़ चीनी शख्स की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनकारी चीनी कर्मचारी कैंप के बाहर जमा हुए और पत्थरबाजी भी की। दुनिया के सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट टल गया है। इसे शाम 6:50 पर लॉन्च होना था। अब रॉकेट को रीसेट करने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। प्रेशर वॉल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च को टाला गया। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। ये लॉन्च इसलिए अहम था क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरप्लेनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखेगा। इलॉन मस्क साल 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।